हाँ भाई जवानों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? एडवांस वर्ब चैप्टर शुरू किया था अपन ने पिछली क्लास के अंदर, जिसमें अपन ने प्रेजेंट पार्टिसिपल के, पास्ट पार्टिसिपल के, परफेक्ट पार्टिसिपल पर बनने वाले सवाल देखे। और कुछ मतलब इन्फिनेटिव जेरेंड के, पैसिव के भी सवाल देखे थे, है ना। इन्फिनेटिव जेरेंड और परफेक्ट पार्टिसिपल का, एक्टिव और पैसिव का भी थोड़ा सा यूज हमने देखा था। ठीक है, आज अपने वही एडवांस और चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ। ये दो सेंटेंसेस हैं और ये दोनों सेंटेंसेस थोड़े से डिफरेंट है बस, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हो चुका है आपका प्रोनाउन चैप्टर में। कुछ आपको मैं हिंट दे देता हूं। माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा, नहीं माई गोइंग टू सिनेमा होगा। कुछ याद आ रहा है? हाँ के ना। वो जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज कराया जा रहा है, क्योंकि वो जेरेंड बेस्ड सवाल था, है ना। तो अभी एडवांस वर्ब में जेरेंड पढ़ रहे हैं, तो एक बार दोबारा आपकी नजरों के आगे से निकाला जा रहा है। इसको देखिए, कहने का मतलब है इसको ब्रेक करिए, इसको तोड़िए, ये खुद ही चीख चीख के बता देगा मेरे अंदर ये गलती है। करो ट्राई। हाँ जी, किया। प्लीज डोंट टेक अस नॉट कमिंग टू द पार्टी इन एनी रॉन्ग सेंस। पहले तो इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, मान लो आपका कोई दोस्त था, आप दोनों एक ऑफिस में काम करते थे। ठीक है जी। और हुआ क्या, मतलब दोस्त नहीं था, चाहे कलीग ही हो नॉर्मल, तो उसका प्रमोशन हो गया और उसने कोई पार्टी दी कि भैया प्रमोशन हुआ, इस बेस पे पार्टी देता हूँ। आप उस पार्टी में किसी कारणवश जा नहीं पाए, आपको घर पे कोई काम हो गया, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया। अब आप उसको ये मैसेज कर रहे हो या उसको फोन पे बात कह रहे हो कि यार मैं पार्टी में आ नहीं पाया, इसको किसी गलत सेंस में मत लेना। मैं और मेरी वाइफ आपकी पार्टी में नहीं आ पाए, इसको किसी गलत सेंस में मत लेना। सच में हमें काम हो गया था, कहीं तो सोचे मुझसे जलता है, ये है वो है, इस वजह से नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। आ रही मेरी बात समझ? ये प्लीज आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, टेक आपका मेन वर्ब हो गया। टू प्रीपोजिशन है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इन प्रीपोजिशन है, सेंस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और रॉन्ग एडजेक्टिव है। ठीक है, एनी भी एडजेक्टिव किसी भी रॉन्ग सेंस में मत ले। ठीक है, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताने की कोशिश करो कि प्लीज मत लेना, प्लीज मत लेना किसे गलत सेंस में मत लेना। हमें गलत सेंस में मत लेना कि ये जो हमारा ना आना है पार्टी में, इसको गलत सेंस में मत लेना। ये जो डोंट टेक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट किसको बनाऊं? हमें गलत सेंस में मत लेना कि ये जो हमारा पार्टी में ना आना है ना, इस चीज को गलत सेंस में मत लेना। हाँ जी, तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आप समझ गए होगे कि जो ना आना है इसकी बात हो रही है। ये नॉट एडवर्ब क्यों लग पाया? क्योंकि इन्फिनिटिव जिरेंट पार्टिसिपल सेमी वर्ब होते हैं, अर्ध वर्ब होते हैं। भले ही ऑब्जेक्ट का काम करें, लेकिन इनके वर्ब वाले अंश के लिए एडवर्ब लग सकता है। हाँ के ना। ऑब्जेक्ट बनेगा वर्ब का जी ये। ठीक है, ये जिरेंड है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इतनी बात आती है समझ में? ये जो डोंट टेक वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा जिरेंड। और आपको पता है कि अगर ये जिरेंड बन गया, नाउन बन गया, तो इसके साथ प्रोनाउन तो आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको अस काट के क्या करना पड़ेगा? आर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जी ये, ना कि ये। बताओ जरा, क्या यही बातें हमने उस सेंटेंस के अंदर करी थी प्रोनाउन चैप्टर में? माई फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा को, गोइंग टू द सिनेमा को काट के अपन ने माई गोइंग टू द सिनेमा किया था। कुछ याद आया? वहीं पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट और था, अगर आपको याद हो तो।
है ना। मैंने कहा था कि वो सेंटेंस हो सकता है उस दिन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, हो सकता है वो सेंटेंस आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, शायद कुछ ऐसा सेंटेंस था, वी हैव नेवर सीन हिम बिहेविंग बैडली विद एनीवन, और वो नो एरर था, हिज बिहेविंग नहीं करना था वहां पे। कुछ वैसा ही सेंटेंस यहाँ पे, कुछ वैसा ही सेंटेंस यहाँ पे। वेन आपका कंजंक्शन है, वी सब्जेक्ट है, रीज्ड वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, वी सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है। जब हम वहां पहुंचे, जब हम वहां पहुंचे तो हमने पाया उसको एक चेयर पे बैठे हुए। जब हम वहां पहुंचे ना तो हमने पाया उसको एक चेयर पर बैठे हुए। अब मुझे बताओ क्या चीज मिली हमें, हमें सिटिंग मिला कि वो इंसान मिला इस अवस्था में? कुछ याद आ रहा है? उसमें भी अपन ने कुछ ऐसा सेंटेंस किया था, वेन वी एंटर्ड हिज रूम वी फाउंड हिम लाइंग ऑन द फ्लोर, हमने पाया उसे जमीन पर पड़े हुए। आपको कोई पर्सन मिला किसी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर अवस्था में, हाँ के ना? तो यहां पे हिज सिटिंग मत कर देना, हमने पाया उसका बैठना, ये मत कर देना, हमने पाया उसको इस पोजीशन में। आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा जो एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और ये बाद में क्यों लिखा हुआ है? ऑन द चेयर की वजह से। ये कॉन्सेप्ट अपन ने एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक एडजेक्टिव के लिए कोई एडवर्बियल फ्रेज आके लिख दिया जाए तो एडजेक्टिव उठ के नाउन प्रोनाउन के बाद आ जाता है। कुछ याद आया? ऑन प्रीपोजिशन है और चेयर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बोलो भैया, क्या ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ में आ गई? ये दोनों हम प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, खाली आपको रिवाइज कराई है वापस, सिर्फ और सिर्फ आपको वापस रिवाइज करा है कि हाँ भैया ऐसा कुछ आपको पहले पढ़ाया था। ये कह लो कि ये जेरेंड के बेस पे और ये प्रेजेंट पार्टिसिप, ये जेरेंड के बेस का सवाल था, जेरेंड मुझे अभी पढ़ाना था इसलिए आपको ये मैंने पढ़ाया। उसका एक कंफ्यूजन होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले सेंटेंस से, उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक सेंटेंस मैंने यहां पर और लिख दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। अब एक रूल है जी, हाँ जी, यूज जिरंड्स और नाउंस आफ्टर दीज फ्रेजेस और एडजेक्टिव्स। ये जो फ्रेज हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, इनके बाद आप क्या यूज किया करो, या तो जिरंड यूज किया करो या नाउन यूज किया करो। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जितने भी फ्रेज हैं आप देख पा रहे हो इन सबके लास्ट में ये टू लिखा हुआ है और ये टू एक प्रीपोजिशन है। ये जितने भी आप देख पा रहे हैं, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है जब मैं कहूंगा कि मैं इस चीज को लेके, मैं इस चीज को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं, यानी मैं इस चीज का पॉजिटिव वे में इंतजार कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके अच्छा है। विद अ व्यू टू, इस मकसद से, है ना, तुमने ये काम किया, विद अ व्यू टू, इस मकसद से तुमने ये काम किया। इन एडिशन टू, किसी चीज के अलावा। पे अटेंशन टू, किसी चीज पर ध्यान देना। कॉन्ड्यूसिव टू, कॉन्ड्यूसिव का मतलब था हेल्पफुल, लाभदायक, हेल्पफुल टू। अकस्टम टू, किसी चीज का आदी होना। प्रोन, किसी चीज का संभावित शिकार होना। वनरेबल, किसी चीज का संभावित शिकार होना। एडिक्टेड, पता ही है आपको, किस चीज की लत होना। डिवोटेड टू, किस चीज का भक्त होना। इनडिफरेंट टू, किसी चीज से फर्क ना पड़ना। ऑब्जेक्ट टू, किसी चीज से आपत्ति जताना। अवर्स टू, किस चीज के खिलाफ होना। अपोज टू, किस चीज के खिलाफ होना। प्रेफर का भी फंडा भी आपको कराऊंगा। आप देख पा रहे हैं जितने फ्रेजेस यहां पर लिखे हुए हैं, जितने भी फ्रेजेस यहां पे लिखे हुए हैं आप देख पा रहे हैं, सबके लास्ट में यहां पे आपको टू नजर आ रहा होगा, हाँ क्या ना? सबके लास्ट में यहां पे आपको टू नजर आ रहा होगा। और ये जो टू है ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। आप ये कह सकते हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्स प्रीपोजिशन और एडवांस वर्ब के कॉम्बिनेशन से बना है। ये जो रूल कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, ये फिक्स प्रीपोजिशन और एडवांस वर्ब के यानी जेरेंड के कॉन्सेप्ट से बेसिकली मिक्सचर से बना है। कैसे? ये जितने फ्रेज हैं या कह लो जितने एडजेक्टिव्स हैं, फ्रेज क्यों क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, कुछ एडजेक्टिव भी हैं जो सीधे सीधे एक ही वर्ड है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स या फ्रेजेस है जिनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, लगानी ही लगानी पड़ेगी। ये वर्ड जब भी आएंगे इनके साथ टू प्रीपोजिशन फिक्स है, आपको लगानी पड़ेगी। और अगर ये प्रीपोजिशन लगाओगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए। या तो नाउन लिखते हैं या फिर अगर वर्ब को नाउन बनाना हो तो जिरंड लिखते हैं। आओ देखते हैं इस पे सवाल कैसे आते हैं, कैसे एरर आते हैं इस पे। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले आप ट्राई कर लो, एक कोशिश आप करो फिर मैं कराता हूं।
हाँ दे सकते हो गौरव भाई, दे सकते हो, ठीक है, दे सकते हो। सेंटेंसेस को देखो, मैं क्या कह रहा हूं, ये याद करने का ही रूल है, क्योंकि इसमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज हो रही है। अब फिक्स प्रीपोजिशन का तो कोई लॉजिक है नहीं, है ना। ये जितने फ्रेजेस हैं, जितने एडजेक्टिव है, इनके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। और जब प्रीपोजिशन आ गई तो फिर आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, है ना। आप एक ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। कहने का मतलब ये है कि हम आपसे मिलने के लिए बेसब्र हैं, ठीक है। किसी ने आना है तो हाँ जी हाँ जी, अरे मोस्ट वेलकम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे मिलने का, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से आपके आने का या आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, और ये लुकिंग फॉरवर्ड एक टाइप का फ्रेजल वर्ब है ना। और ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है, ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है, ये एक ऐसा फिक्स फ्रेज है जिसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा नहीं कर सकते, इसको इन्फिनेटिव मान लें। मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत इसीलिए होती है और इसीलिए एरर आता है, क्योंकि बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा इसको इन्फिनेटिव मान लेते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में यही बहुत गलती करी जाती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आप न्यूज के एंकर्स तक को ये गलतियां करते हुए देखेंगे, है ना। लेकिन ग्रामर ये कहती है जितने फ्रेज हैं इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको इन्फिनेटिव मान लो, क्योंकि इनके साथ ये टू जो है ये कोई फिक्स प्रीपोजिशन है। ये आपने कोई शौकिया नहीं लगा रखा कि मर्जी या लगाओ, ना मर्जी आए तो मत लगाओ। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है जो आपको लगानी ही लगानी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है यहाँ पे। और प्रीपोजिशन आई, अगर प्रीपोजिशन आई तो फिर आगे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। अब मीट तो वर्ब होती है, मीट तो वर्ब है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इसको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज आगे आप देख पा रहे हो यू भी लिखा हुआ है, ये भी आपके लिए एक हिंट की तरह से काम कर रहा है। अगर चलो आप कहीं पे अगर देखोगे ना, आप डिक्शनरी में टाइप कर लिया मान लो आपने, तो मीट आपको नाउन भी दिखा देगा, है ना, कि इस मीट के लिए जा रहे हैं पीएम, ऐसा, है ना। अलग अलग देशों की जो मीट होने वाली है उसके लिए पीएम जा रहे हैं, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है कि मीट नाउन भी होता है। लेकिन अगर चलो मैं इस प्रीपोजिशन को मान लो और मीट को नाउन मान लो, फिर इस यू का क्या करूंगा। मेरी बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। और एक दूसरी चीज मैं आपको भी और बताऊंगा, एक बार आप पहले एक दो एरर देख लो कैसे होते हैं, फिर एक और क्लैरिटी आज आपको बढ़िया दूंगा। तो यहां पे फिर से एक बार देखिए मैंने क्या कहा कि ये लुक फॉरवर्ड टू एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। और ये प्रीपोजिशन है तो इसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट चाहिए नाउन या प्रोनाउन। मीट तो वर्ब होती है। अब वर्ब को नाउन बनाने का क्या तरीका है, वर्ब को नाउन में बनाने का क्या तरीका है कि आप यहां पे जिरंड लिख दो, मीटिंग लिख दो। आई बात समझ में। ये जो मीटिंग बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा, ठीक है। और ये यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड। और ये सून क्या बन जाएगा, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको पता ही। क्लियर होगी इतनी बात। ऐसे ही इस सेंटेंस को देखते हैं। यू केम हेयर विद अ व्यू टू इंसल्ट मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ आए हो मेरी फैमिली के सामने, तुम यहाँ आए हो मेरी बेइज्जती करने के मकसद से, मेरी फैमिली के सामने। तुम यहाँ पे आए हो विद अ व्यू टू, यानी इस मकसद से, किस मकसद से, इंसल्ट, मेरी इंसल्ट करने के मकसद से मेरी फैमिली के सामने। तो यू सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया, हेयर एडवर्ब हो गया। तुम यहाँ आए, क्यों आए, विद अ व्यू टू। अब ये वाई का रिप्लाई दे रहा है, एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, ये भी केम के लिए। तो ये एक ऐसा फिक्स फ्रेज है, ये विद अ व्यू टू एक ऐसा, या कह लो विद अ व्यू एक फिक्स फ्रेज है जिसके साथ ये जो टू आपको दिख रहा है ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मैं इसको भी एडवर्ब लिख दूं विद अ व्यू,
ये भी एक एडवर्ब है, ये प्लेस बता रहा है, ये वाई का रिप्लाई दे रहा है। तुम यहाँ आए हो इस वजह से, ठीक है, तुम यहाँ आए हो ये व्यू लेके कहने का मतलब इस मकसद से। टू प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन को तो ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए तो नाउन या प्रोनाउन चाहिए, इंसल्ट तो वर्ब है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंसल्टिंग करना पड़ेगा। जब आप इंसल्टिंग कर दोगे तो ये क्या बन गया, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन बन गया, जिरंड बन गया, और ये मी क्या बन गया, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड बन गया। बोलो कोई दिक्कत समस्या? अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताता हूं जिससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, सुनने समझने की ध्यान से कोशिश करना। आप जब डिक्शनरी में इंसल्ट को टाइप करोगे, डिक्शनरी में जब इंसल्ट को टाइप करोगे तो नाउन दिखाएगा, है ना। इंसल्ट नाउन भी तो होता है, इंसल्ट वर्ब भी होता है, इंसल्ट नाउन भी होता है। मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, आई कांट बियर दिस इंसल्ट, तो उसमें इंसल्ट नाउन हो गया। तो आप में से काफी बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ पे इंसल्ट को नाउन मान लो ना, प्रीपोजिशन है, इंसल्ट नाउन भी होता है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट तो इसके लिए ये है कि फिर मी का क्या करोगे। अगर चलो तुम्हारे कहने से मैंने टू को फिक्स प्रीपोजिशन मान लिया, इंसल्ट को नाउन मान लिया, तो फिर ये प्रोनाउन कैसे आ गया इसके साथ में, मी का क्या करोगे। ऐसे आप डिक्शनरी में जब टाइप करोगे तो मीट तो नाउन भी होता है, फिर अगर मीट को मैंने नाउन मान लिया, टू प्रीपोजिशन है, मीट नाउन इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर इस यू का क्या करोगे। पहला लॉजिक तो ये, ठीक है। दूसरा लॉजिक, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, और वो सवाल क्या आएगा, सर इंसल्ट भी नाउन है, इंसल्ट भी नाउन है ना, और ये जो वर्ड जैसे आपने लिखा इंसल्टिंग, ठीक है, इंसल्ट आपने अभी खुद कहा, और ये बात मुझे भी समझ में आ रही है कि इंसल्ट शब्द जो है वो नाउन की तरह से भी काम करेगा, ठीक, इंसल्ट शब्द जो है वो नाउन की तरह से काम करेगा। तो सर एक तो जब ये नाउन हो तब, और दूसरा आप कह रहे हो कि इंसल्टिंग जिरंड भी बन जाएगा, वो भी नाउन होते हैं, इंसल्टिंग जिरंड भी बन जाएगा, वो भी नाउन होते हैं। तो सवाल ये है कि सर फिर इंसल्ट और इंसल्टिंग में फर्क क्या है। दोनों नाउन है ना, इंसल्ट भी नाउन है, और एक में इसको जिरंड बना के इंसल्टिंग कर दूं, दोनों में क्या फर्क है। दोनों में फर्क ये है मेरे भाई कि जिरंड ना वर्ब से बनते हैं, तो इसमें एक्शन की फीलिंग होती है। इंसल्ट का जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है बेइज्जती, और इंसल्टिंग जब ये जिरंड होता है इसका मतलब होता है बेइज्जती करना। मेरी बात आ रही है समझ में। तो यहां पे जो हमें मीनिंग देना था, तुम यहां आए हो बेइज्जती के मकसद से नहीं, मेरी बेइज्जती करने के मकसद से, तो ये जो एक्शन वाली फीलिंग है ना, ये जिरंड ही दे पाएगा, ये सिंपल नाउन से नहीं आएगी। दूसरी बात ऐसे ही एक और चीज से समझ लो, जैसे आपने लिखा स्टडी, ठीक, स्टडी वर्ब भी होता है, स्टडी नाउन भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं लिख दूं आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पे वर्ब हो जाएगी। अच्छा, उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, वो हायर स्टडीज के लिए बाहर गया, तो स्टडी नाउन भी होता है। अगर स्टडी नाउन है और मैं एक जिरंड लगा लूं, ठीक है, मैंने एक जिरंड बना दिया स्टडी, अब ये भी नाउन होता है, जिरंड भी नाउन होता है, तो क्या फर्क है दोनों में। स्टडी माने होता है पढ़ाई, और स्टडिंग जब जिरंड से नाउन बनाओगे उसका मतलब हो जाएगा पढ़ाई करना। अब शायद आपका कुछ ना कुछ लॉजिक आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। ऐसे ही मान लो एक शब्द है फाइट, फाइट वर्ब भी होता है, फाइट नाउन भी होता है, फाइट स्टार्ट हो गई, और मैं एक जिरंड बना लूं फाइटिंग, मैं एक जिरंड बना लूं फाइटिंग, क्या फर्क होगा दोनों में। फाइट होता है लड़ाई, और फाइटिंग होता लड़ाई करना। अब शायद दिमाग में बात बैठ गई होगी कि जो सिंपल नाउन होता है वर्सेस अगर एक वर्ब से, वो नाउन वाली ही वर्ब से अगर जिरंड बनाए तो उससे जो नाउन होता है दोनों में क्या फर्क होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेट इंजरीज, फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू गेट इंजरीज सो दे शुड टेक प्रॉपर रेस्ट। फास्ट बॉलर्स ना संभावित शिकार होते हैं इंजरी होने के, ठीक है। फास्ट बॉलर्स को इंजरी जल्दी होती है, इसलिए उन्हें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। ये नहीं कि लगातार सारे टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, बीच बीच में उनको रेस्ट लेना चाहिए। फास्ट बॉलर प्रोन होते हैं इंजरी होने के लिए। अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको आप बहुत तरीके से लिख सकते हो। फास्ट बॉलर्स आर प्रोन टू इंजरीज, सीधा भी लिख सकते हो कि वो इंजरीज के लिए प्रोन होते हैं,
यानी उनको इंजरीज जल्दी होने के चांसेस होते हैं। प्रोन टू गेटिंग इंजरीज, ये भी लिख सकते हो। और गेट जो है वो लिंकिंग और की तरह से काम करती है, इसलिए इसके साथ V3 भी आ सकता है। जैसे सब में तो जिरंड लिखना पड़ रहा ना, इसके बाद तो टू के बाद तो जिरंड ही लिखा, लेकिन गेट के बाद आप V3 भी लिख सकते हो। लिंकिंग और के बाद नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, इसलिए गेटिंग इंजरीज भी लिख सकते हो और गेटिंग इंजर्ड भी लिख सकते हो। तो इस सेंटेंस को ठीक करने के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इसको भी ऊपर भेज देता हूं ताकि यहाँ पे आप भीड़ सी ना हो। एक बार लिखता हूं फिर दोबारा बोलता हूं, टेंशन मत लो, समझ में आएगा। ठीक है, आप इसकी जगह पे एक तो लिख सकते हो प्रोन टू इंजरीज, कि वो इंजरीज के लिए संभावित शिकार होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा आप लिख सकते हो प्रोन टू गेटिंग इंजरीज। अब देखो क्या हुआ है, जैसे ऊपर लुक फॉरवर्ड के साथ टू फिक्स था, विद अ व्यू के साथ टू फिक्स था, ऐसे प्रोन के साथ टू फिक्स है। ये टू प्रीपोजिशन है, ये गेटिंग जेरेंड इसका ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन गेटिंग जो है वो कैसी वर्ब है, गेट, लिंकिंग वर्ब की तरह से काम कर सकता है, इसलिए इसके बाद मैंने नाउन लिख लिया। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब होने की वजह से जैसे इन सब में तो नाउन प्रोनाउन ही आ सकते हैं, क्योंकि जेरेंड है, जेरेंड का ऑब्जेक्ट बनाना नाउन प्रोनाउन होगा। लेकिन गेट लिंकिंग वर्ब है, इसलिए एडजेक्टिव भी लिखवा सकती है अपने बात। आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोन टू गेटिंग इंजर्ड। कुछ आई मेरी बात समझ में? हाँ जी, प्रोन टू इंजरीज, प्रोन टू गेटिंग इंजरीज और प्रोन टू गेटिंग इंजर्ड तीनों ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा ही गॉट इंजर्ड, दोनों बातें सुनो। मान लो कोई बंदा घायल हो गया, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ही गॉट एन इंजरी, उसको एक इंजरी हो गई, या ही गॉट इंजर्ड, दोनों हो सकता है ना। गेट लिंकिंग और होती है, उसके बाद नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। दोनों से अगर ठीक मीनिंग आते हैं तो दोनों ठीक हो जाएंगे। तो प्रोन टू गेटिंग इंजरीज भी लिख सकते हो और प्रोन टू गेटिंग इंजर्ड भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? सर मैं बोलने आया इंग्लिश के लिए, स्ट्रेस में था, मेरे भाई ने आपका बैच सजेस्ट किया, मज़ा आ गया। सब तुम्हारी मेहनत है राहुल भाई। ठीक है, थैंक यू, इस तारीफ के लिए शुक्रिया। हाँ जी, आइए ज़रा। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नॉट कॉन्ड्यूसिव टू ग्रो कॉटन। इस प्रकार का जो क्लाइमेट है, वो हेल्पफुल नहीं है कॉटन ग्रो करने के लिए। यहाँ पे कॉटन की फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। मान लो होता ना, कोई फसल किसी क्लाइमेट में अच्छी होती है, कोई फसल किसी क्लाइमेट में अच्छी होती है। मान लो कोई ऐसी जगह पे कॉटन उगाने की कोशिश कर रहा है जहां पे नहीं सही है वो, तो उसको कोई सलाह दे रहा है कि इस प्रकार का जो क्लाइमेट है वो लाभदायक नहीं है कॉटन उगाने के लिए। तो फिर से वही बात, कॉन्ड्यूसिव क्या है, एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ ये टू प्रीपोजिशन फिक्स है। ठीक है, ये जो टू है ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है, और अगर टू प्रीपोजिशन फिक्स है तो आगे फिर क्या करना पड़ेगा, ग्रो तो वर्ब होती है, यहां तो वो कंफ्यूजन भी नहीं है। चलो यहाँ कंफ्यूजन था कि इंसल्ट नाउन हो सकता है, मीट नाउन हो सकता है, थोड़ा मोटा कंफ्यूजन था, हालांकि उसके लिए भी अपने पास हिंट था कि आगे ऑब्जेक्ट दे रहे हो तो नाउन कैसे लिखोगे, जिरंड लिखना पड़ेगा। ग्रो तो वर्ब ही होती है, ग्रोथ होता है नाउन तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो फिर आप इसको क्या करोगे, इसको आप जिरंड में चेंज कर दोगे। आप यहाँ पे लिखोगे ग्रोइंग, और ये क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। और ये कॉटन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड हो जाएगा। कॉन्ड्यूसिव का मतलब क्या होता है जी, हेल्पफुल, लाभदायक। ठीक है, ये जो कॉन्ड्यूसिव एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है हेल्पफुल, लाभदायक। ये जो क्लाइमेट है, इस प्रकार का क्लाइमेट लाभदायक नहीं है कॉटन उगाने के लिए। बोलो भैया, समझ में आया क्या? अब इस पे आ जाइए। एक बच्चा है मनी, इसका सवाल है कि सर मैं रिकॉर्डेड वीडियोस देखता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत रीडिंग करी है, नॉर्मल वाली बुक तो मुझे समझ में आ जाती है, एडिटोरियल समझ में नहीं आते। उसके दो कारण होते हैं एडिटोरियल समझ ना आने के। एक तो कारण ये होता है कि भैया उसमें लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप देखोगे फुल स्टॉप ना 5-6 लाइन के बाद आ रहा होता है, पूरा एक ही सेंटेंस इतना लंबा खींच रखा होता है, कंजंक्शन लगा के, फ्रेजेस लगा लगा के। ठीक, दूसरा कारण ये होता है कि एडिटोरियल में किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात हो रही होती है।
आपको जब तक उस मुद्दे की कोई जानकारी नहीं होगी तो वो एडिटोरियल भी समझ नहीं आता है। ये उसका कारण होता है। ठीक है, बेसिकली उसमें उस टॉपिक से अवेयर होना जरूरी होता है। बाकी कहीं स्पोर्ट्स आर्टिकल हो गए, बॉलीवुड के हो गए, चोरी चकारी हो गई, पॉलिटिकल आर्टिकल हो गए, आपको समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई पहले से कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जब आप ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे एडिटोरियल में जिस मुद्दे के बारे में आपको कोई बात पता है और वोकैब भी आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, तो एडिटोरियल भी समझ आने लगेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपकी हो सकता है कि वोकैब अच्छी बन गई हो, साइंस अच्छी बन गई हो, कॉम्प्रीहेंड अच्छा कर पा रहे हो, लेकिन वो टॉपिक के बारे में नहीं पता, इसलिए दिक्कत आ रही। तो एडिटोरियल में भी ट्राई करो ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ना जिसके बारे में आपको कुछ पता हो। ठीक है, या कह लो कि आपने एक बार एडिटोरियल देख लिया कि इस टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल है, तो पहले गूगल करके देख लिया करो ये चीज क्या है। मेरी बात आई समझ में? पहले गूगल करके 5-7 मिनट ये पढ़ो ये चीज क्या है, फिर आपको वो एडिटोरियल और बेहतर आसानी से समझ आ जाएगा। आइए जरा, मैंने कहा था कि इसमें प्रेफर का फंडा थोड़ा सा अलग है, अजीब है, आओ उसको देखते हैं। हालांकि ये फंडा मैं शायद किसी न किसी मतलब चैप्टर की प्रैक्टिस में बता चुका हूं शायद, लेकिन कोई नहीं, दोबारा देख लो। प्रेफर वर्ब के ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, यहां क्यों लिखा है, इनके साथ क्यों लिखा है? इनके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेफर का एक यूज होता है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कराना। प्रेफर वर्ब का एक यूज होता है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कराना। आई प्रेफर टी टू कॉफी का मतलब होता है कि मुझे चाय पसंद है कॉफी की बजाय। दो चीजों में अगर कंपैरिजन करना हो तो प्रेफर के साथ टू आता है। ऐसे ही आई प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, मतलब मुझे गाना पसंद है नाचने की बजाय। ठीक, तो अगर दो चीजों में कंपैरिजन कराना हो तो प्रेफर के साथ टू आता है। क्लियर होगी इतनी बात? दो नाउन लिखोगे या दो जिरंड लिखोगे, दोनों के बीच में टू आ जाएगा। किस चीज के लिए? जब दो चीजों में कंपैरिजन कराना हो। अगर आपको आपका कोई चॉइस बतानी है कि यार मैं तो रात को पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है, आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट और आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट, दोनों ठीक है। अगर आपको कोई कंपैरिजन नहीं कराना, आपको सिंपली बताना है कि मुझे ये चीज पसंद है भाई, मैं तो ऐसे करता हूं, तो फिर उस केस में आई प्रेफर टू स्टडी भी और आई प्रेफर स्टडिंग दोनों लिख सकते हो। ये तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं ये नो एरर है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए बताए हैं कि प्रेफर वर्ब के स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं। अभी जो पीछे रूल था उसके साथ क्यों लिखा है? उसके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेफर के साथ टू का स्ट्रक्चर बनता है। प्रेफर के साथ टू प्रीपोजिशन आती है जब ये कनेक्ट करे, बेसिकली कंपैरिजन कराए दो चीजों का। या तो वो दो नाउन हो सकते हैं या तो जेरेंड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये खुद ही प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव थोड़ी आ पाएगा। इन्फिनेटिव में तो खुद एक टू लगा हुआ है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी इन्फिनेटिव थोड़ी हो सकता है। इसलिए इस वाले स्ट्रक्चर में दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो दो नाउन आ सकते हैं या तो जेरेंड आ सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा। होता क्या ना, बच्चे ने मान लो याद कर ली, रट लिया। अभी अभी अगर आप देखो तो सब में क्या हो रहा था, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, प्रोन टू, सब में टू प्रीपोजिशन फिक्स थी। और आगे हम क्या कर रहे थे, जो भी वर्ब दे रखी थी उसको जेरेंड में कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे हम। तो अगर मान लो बच्चे ने, मैं आपको ये सेंटेंस ना बताता, तो अगर ऐसा सेंटेंस आए आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट, फिर बच्चा पता क्या कहेगा, प्रेफर के साथ टू, जैसे विद अ व्यू के साथ टू फिक्स है, लुक फॉरवर्ड के साथ टू फिक्स है, कॉन्ड्यूसिव के साथ टू फिक्स है, वो सोचेगा टू फिक्स है और स्टडी को काट के स्टडिंग करेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप ये दोनों चीजें लगा सकते हो, इन्फिनिटिव भी लगा सकते हो, जेरेंड भी लगा सकते हो, जब आपको कोई कंपैरिजन नहीं कराना। अगर आपको कोई कंपैरिजन नहीं कराना है तो आप दोनों चीजें लिख सकते हो। ये इसीलिए मैंने अलग स्लाइड पर लिख के बताया, क्योंकि बच्चा क्या होता है, उसको बुक्स में जनरली यही वाली बात लिखी होती है कि प्रेफर के साथ टू आता है। मान लो कोई नॉर्मल सेंटेंस था, उसमें कहीं कोई और एरर था, वो पढ़ेगा आई प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। ठीक है, आई प्रेफर टू लिव अलोन, ऐसा मान लो सेंटेंस आया, वो सोचेगा कि अच्छा ये वो वाला रूल आ गया, प्रेफर के साथ टू आता है, टू फिक्स होता है, तो वो लिव को काट के लिविंग करेगा, आई प्रेफर टू लिविंग अलोन, ऐसे करने की सोचेगा। लेकिन वो बात सही नहीं। अगर दो चीजों का कंपैरिजन कराना हो तभी ये टू प्रीपोजिशन है। अगर आप सिंपली अपनी चॉइस बता रहे हो तो आप सीधा लिखोगे इन्फिनेटिव लगा के, जेरेंड लगा के, कोई उसमें समस्या नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाइए। थैंक यू शुरुवदीप भाई। अब ये कुछ चॉइस दे रखी है आपको, ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाना है, देखो आगे पढ़ाऊंगा।
बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने देखा होगा, जब मैंने एक बार पीछे सेंटेंस लिखा था, मैंने कहा था ये एडवांस फॉर्म में आएगी बात। आई लाइक टू वॉच मूवीज और आई लाइक वॉचिंग मूवीज। सर कब इन्फिनेटिव लगाना है, कब जिरंड लगाना है? इन्फिनेटिव जिरंड दोनों ही नाउन का काम करते हैं। इन्फिनेटिव जिरंड दोनों ही नाउन का काम कर सकते हैं, दोनों ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो सर कब कौन सा लगाएं? मैंने कहा था ये बात एडवांस फॉर्म में जाके क्लियर होगी। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। तो यहां पे कुछ वर्ब लिखी हुई है और उसके बाद इन्फिनेटिव भी लिखा हुआ और जिरंड भी लिखा हुआ है। एक ट्राई आप करो, तुक्का ही मार लो, या जिसने रीडिंग कर रखी है उस बेस पे करो। फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां पे कौन सा लगाया जाता है। एक सेकंड रुक जाओ। जैसे अब एक सुमित भाई ने पूछा कि सर आपने बताया दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में कोई मीनिंग का फर्क है क्या? कोई खास फर्क नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हल्का सा कह सकते हो। मैं आपको बताता हूं कब कौन सा प्रेफर करना चाहिए। पेपर में एरर नहीं बन पाएगा, लेकिन वैसे बता देता हूं आपको। मान लो वो जनरली हो पाएगा, जैसे ये वाला तो कब लग पाएगा जब कोई फ्यूचर टेंस की बात हो, समझना। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि यार पेपर की तैयारी करनी है, इकट्ठे बैठ के पढ़ लेंगे, किस टाइम पढ़ना पसंद करेगा, किस टाइम पढ़ेगा? तो फिर आप बोलोगे ये वाला, आई विल प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। मैं तो प्रेफर करूंगा रात को पढ़ना। ये वाला अभी इमीडिएट में कि हाँ भैया मैं ये काम इस टाइम करना पसंद करूंगा, या फिर मैं ये काम करना पसंद करूंगा, तब तो इन्फिनेटिव लगाते हो। और अगर आपको कोई आपका हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो, आप हमेशा ही वो काम करते हो, तो आई प्रेफर स्टडिंग एट नाइट। हैबिचुअल एक्शन के लिए इसको प्रेफर करना। और अभी इमीडिएट में किसी ने पूछा कि भैया कब पढ़ना पसंद करेगा, बता कब पढ़ने आए, तो आई विल प्रेफर टू स्टडी एट नाइट। तब आप इन्फिनेटिव प्रेफर कर लेना। हालांकि इस पे पेपर में एरर नहीं बन पाएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपको दे दे। चलो जी, एक बार आप भरो। थैंक यू अनुराग भाई, थैंक यू। हाँ जी। दे वॉन्ट टू वॉच स्लैश वॉचिंग मूवीज, दे एंजॉय टू वॉच स्लैश वॉचिंग मूवीज, दे रिपेंटेड टू वॉच स्लैश वॉचिंग मूवीज। कहाँ पे कौन सा लगाना अपने को चाहिए? रोहित भाई बताया तो है यार, पहली बार जब लगाओगे 30% बनेंगे, दूसरी बार रिवाइज करके जब 3-4 चैप्टर के बाद लगाओगे तो 80% बनेंगे, पूरा कोर्स होने के बाद लगाओगे तो 100% बनेंगे ना। कितनी बार बोल लूं ये बात? कम से कम बैच में 50 बार हो चुकी है, अब तूने एक बार और सुन ली। हाँ जी, आओ समझने की कोशिश करना। देखो वैसे तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि कौन सी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव लगेगा, कौन सी वर्ब के बाद जेरेंड लगेगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है रीडिंग। जो बच्चा जितनी रीडिंग करता है उसकी अपने आप ही वो सेंस डेवलप हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे इन्फिनेटिव लिखूं कि जेरेंड लिखूं। फिर भी अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं। देखो आप अगर डाउनलोड भी करोगे ना, आप एक काम कर लेना, गूगल पे लिखना वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स, फिर आप लिखना वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय जिरेंड्स, और फिर आप लिखना वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय बोथ इन्फिनेटिव्स एंड जिरेंड्स। तो आपके पास कम से कम 200, 200 और 100 वर्ब की लिस्ट आएगी। 500 वर्ब की लिस्ट आ जाएगी आपके पास टोटल। आप चेक करके देख लेना गूगल पे आराम से टाइप करके। तो क्या 500 वर्ब याद करना, रटना संभव है? नहीं। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा तो आपको लॉजिक दे दूं जो 80% वर्ब पे काम करता हो, और बाकी जो पेपर के अंदर जिस वर्ब पर ज्यादा सवाल बनते हैं वो आपको यहां पे करा दी जाए, लिखवा दी जाए। ठीक है, याद भी करा दी जाए। इनको एक स्टोरी बता के याद भी करा दूंगा मैं। ठीक है। आओ समझने की कोशिश करो। देखो फंडा क्या है, आप इन सब सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं एक मेन वर्ब लिखी हुई है और आगे
दूसरी जो सेमी वर्ब है, अर्ध वर्ब है, जो ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, वो सेमी वर्ब में लिखा हुआ है। एक मेन वर्ब लिखा हुआ है और आगे सेमी वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन दोनों वर्ब का अंश तो दोनों में ना, यानी दो एक्शन हो रहे हैं। मेन वर्ब लिखा हुआ और आगे दूसरा एक्शन है जो आपको सेमी वर्ब अर्ध वर्ब के अंदर लिखना है। इतनी बात आई समझ में? अब यहां पे जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर ऐसा है कि मेन वर्ब से आगे चल के होगा वो एक्शन जो आपको सेमी वर्ब अर्ध वर्ब में लिखना है, जो आप सेमी वर्ब में लिखना चाहते हो यानी इन्फिनिटिव या जिरण में लिखना चाहते हो, वो एक्शन आगे चल के होना है, मेन वर्ब से आगे होगा वो कभी, तो उसमें आप इन्फिनिटिव लगाओगे। अगर वो मेन वर्ब से पहले ही हो चुका है तो उसमें आप जिरण लगाओगे, और वो दोनों साथ साथ हो रहे हैं तो भी आप जिरण लगाओगे। ये जो फंडा है आपका 80% वर्ब पे चल जाएगा। 80% वर्ब ये लॉजिक को फॉलो करती है। ठीक है, आओ समझाने की कोशिश करता हूं। दे वॉन्ट टू वॉच या वॉचिंग मूवीज, वो मूवीज देखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वॉच या वॉचिंग मूवीज, वो मूवीज देखना चाहते हैं। वॉन्ट माने इच्छा करना। अब मुझे बताओ कि ये जो मूवी देखने वाला जो एक्शन है, ये इच्छा करने से साथ साथ हो रहा है, पहले हो गया कि आगे होगा? ऑब्वियस बात है, इच्छा कर रहे हो कि ऐसा हो, यानी ये कब होगा? आगे होगा। हाँ कि ना? अगर अभी वो मूवी देख रहे हैं तो फिर इच्छा क्यों करेंगे? और मूवी पहले ही देख चुके तो क्यों इच्छा करेंगे? ऑब्वियस बात है, इच्छा हमेशा आगे होने वाले काम की करी जाती है। ऐसे केस में आप क्या लगाओगे? इन्फिनिटिव लगाओगे। हाँ जी। दे एंजॉय टू वॉच स्लैश वॉचिंग मूवीज, वो एंजॉय करते हैं, उनको आनंद आता है मूवी देखने में। अब ये जो मूवी देखने का एक्शन है और उधर वर्ब लिखी हुई है एंजॉय, कब एंजॉय करोगे इसको? हाँ जी, क्या मूवी देखने से पहले एंजॉय हो जाता है? या अभी मूवी देख ली, मान लो हमने, अभी मूवी चल रही है, मान लो एक मूवी देखी हमने, उसके बाद घर आए, खाना खाया, खेलने चले गए, फोन पे बात कर ली, फिर कर मजा आ गया मूवी देख के, ऐसा तो होगा नहीं। मूवी देखते देखते एंजॉय कर रहे होगे ना, ना उससे पहले एंजॉय होगा ना बाद में एंजॉय होगा, ये वाला एक्शन तो साथ साथ होगा। तो जब एक्शन साथ साथ होता तब भी जिरंड आते हैं। रिपेंट माने होता पछताना, रिपेंट माने होता है जी पछताना। पछतावा कब होता है? कोई एक्शन करने से पहले ही पछतावा हो जाता है, करते करते पछता रहे होते हो, कि करने के बाद होता है? जनरली पछतावा हमें कोई गलत काम करने के बाद होता है। तो यानी रिपेंट वाले एक्शन से पहले ही हो गया एक्शन, तो ये एक्शन अगर पहले हो जाए तो भी जिरंड लगाते हैं। क्या इतनी बात आई समझ में? अगर मेन वर्ब से आगे होना है एक्शन तो इन्फिनिटिव, साथ साथ हो रहा है तो जिरंड, पहले ही हो गया तो भी जिरंड। क्लियर हो गया? अब ये यहां पे क्या लगेगा? ये बेस्ड है रिफ्यूज और डिनाई वर्ब के मीनिंग के ऊपर। दोनों का ही मतलब मना करना होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। रिफ्यूज वर्ब का मतलब होता है कोई आगे होने वाले एक्शन के लिए मना करना। किसी ने कहा मूवी देखने चलेगा, नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा खाना खाएगा, नहीं खाऊंगा, वो होता है रिफ्यूज। और डिनाई होता है अगर मैं किसी से पूछूं कोई पास्ट के एक्शन के लिए, कल तू मॉल में घूम रहा था ना, नहीं मैं तो नहीं था। तूने किया ना उसका मर्डर, नहीं मैंने तो नहीं किया। तो डिनाई पूछा जाता है पास्ट के एक्शन के लिए, और रिफ्यूज पूछा जाता है फ्यूचर के एक्शन के लिए। तो रिफ्यूज यानी मना करना, तो आगे होने वाले एक्शन के लिए मना किया तो इसमें आएगा आपका इन्फिनिटिव। और उसने मना करा, बेसिकली मम्मी बोल के गई थी मूवी नहीं देखनी, पेपर है कल तेरा, ठीक है। मम्मी वापस आई, मम्मी को रिमोट थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है टीवी का, मूवी देखी थी, नहीं मैंने तो नहीं देखी मम्मी। पास्ट में जो एक्शन हो गया उसके लिए मना करना, जिरंड आएगा। बोलो भैया, समझ में आया? ये एक ऐसा फंडा है जो 80% रूल पर लागू हो जाए, 80% वर्ब पर लागू हो जाएगा। अगर आपकी मेन वर्ब से आगे होना है एक्शन तो इन्फिनिटिव लगाए, साथ साथ हो रहा है जिरण लगाए, पहले ही हो गया जिरण लगाए। क्लियर होगी इतनी बात? आदर्श भाई पूछ रहे हैं कि जब आप पढ़ाते हो तो मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, सारे कॉन्सेप्ट जब आप क्लास में बता रहे होते हो तो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन जब मैं मिक्स एरर लगाने की ट्राई करता हूं तो मुझसे नहीं हो पाते हैं। तो मेरे भाई पहली बात तो भी मिक्स एरर मैंने कराया कहां, भी तो चैप्टर ही चल रहे हैं। हर एक चैप्टर के सवाल पे कमांड बना, जब एक चैप्टर खत्म होता तो उसकी जो प्रैक्टिस क्लास में क्वेश्चंस हैं उनको लगा, पहली बार लगाएगा 30% होंगे, 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद दोबारा रिवाइज करेगा तो 80% होंगे।
सारे चैप्टर जब अपने ग्रामर के खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा नोट्स रिवाइज करके लगाइए, 100% होंगे। फिर मिसलिनियस कराने शुरू करूंगा। अभी तेरा माइंड ट्रेन हो पाएगा पहले एक चैप्टर क्या है ढूंढने के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल याद होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, रिवीजन कर रखी होगी, तभी तो मिसलिनियस होगा। लेकिन टेंशन ना ले, उस पे भी कमांड बनेगी। पहले दिन जब मिसलिनियस की प्रैक्टिस की क्लास लगेगी उसमें तेरे से फिर से 30% होंगे, धीरे धीरे 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक पहुंचेगा उसमें भी, है ना। हर एक चीज का एक फ्लो है। अभी कोर्स ही खत्म नहीं हुआ, कहां से मिसलिनियस की भी बातें करने लग गया। थैंक यू देव भाई, थैंक यू। हाँ जी। वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, ऐसी वर्ब जिनके बाद इन्फिनेटिव आते हैं, और नीचे लिखी हुई ऐसी वर्ब जिनके बाद जिरंड आते हैं। ठीक है, ऐसी वर्ब जिनके बाद इन्फिनेटिव आते हैं, ऐसी वर्ब जिनके बाद जिरंड आते हैं। अभी इससे पहले मैं एक बार ये पंकज भाई का और जवाब दे दूं। पंकज भाई कह रहे हैं कि सर आप कमेंट को इग्नोर किया करो। मैं तो सच में चाहता हूं, मैं तो कमेंट वाला ये होना ही नहीं चाहिए ऑप्शन, मैं तो देखना ही नहीं चाहता मन से, अगर मेरे से पूछो तो। लेकिन दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि फिर बैच के ना कोई 5-10 बालक ऐसे होते हैं जो जा जाके हर जगह पता क्या लिखेंगे, वो लाइव बैच लेने का फायदा क्या हुआ जब हमारी बात का जवाब ही नहीं देना था, हमारे साथ स्कैम हो गया, हमें लूट लिया, फलाना कर लिया, तुम तो बिजनेसमैन हो। मेरी बात आ रही समझ में? ये दिक्कत है। मैं तो सच बता रहा हूं, क्लास के बीच में देखना तक नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है मेरी, मेरी मजबूरी है। मेरी तरफ से तो पूरा बैच बिना कमेंट के चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन टिकते कहाँ है? अभी एक बच्चे का कमेंट इग्नोर कर दो तुम, स्पैम मारेगा, 500-500 बार कमेंट करेगा, वो इरिटेट कर देगा, आपका दिमाग भन्ना जाएगा, फिर आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। कोई सेंसिबल पढ़ने वाले बच्चे हो तो उनको खुद को अकल होनी चाहिए कि भैया कॉन्सेप्ट चल रहा उसको पढ़ लूं, क्लास के लास्ट में पूछ लूंगा बातें। लेकिन क्या करें, सबको खरीद भी तो लिया तुमने मुझे, बैच लेके 1000 रुपए का बैच लेके खरीद भी तो लेते हैं बच्चे आजकल। क्यों वो पूरी क्लास के एंड तक का वेट करेगा? उसको चाहिए अभी कि अभी बता, पैसे दे रखा है तुझे। ये एटीट्यूड है आजकल बच्चों का। आ जाओ। तो एक तो मैंने आपको फंडा ये बताया कि इस फंडे के बेस पर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे इन्फिनेटिव लगेगा कि जिरंड लगेगा, ठीक है। दूसरी बात, कुछ ऐसी वर्ब भी आपको मैं याद करा देता हूँ, बता देता हूँ, जिनके बाद इन्फिनेटिव आते हैं, जिरंड आते हैं, जिन पर एग्जाम में सवाल ज्यादा बनते हैं। देखने की कोशिश करना। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। सीम माने होता है, जैसे मान लो मैं कहूँ ही सीम्स सैड, तो मतलब होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो उदास है। तो ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है। अपीयर माने भी दिखना होता है, ठीक है। अपीयर माने प्रतीत होना, शी अपीयर सैड, वो उदास दिख रही है। तो ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया, ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी ट्राई करेगा। इसको ये टाइपिंग एरर है, ई हटा दूंगा मैं यहां से, ठीक है। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, वांट को पूरा करने के लिए पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। एक्चुअली ये एंडेवर का ई इधर चला गया, कॉमा इधर लगना था, ठीक है। ये टाइपिंग एरर ठीक कर दूंगा मैं इसको। ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी डिजायर को, अपनी वांट को पूरा करने के लिए पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। एंडेवर का मतलब भी होता है अपने गोल को पाने के लिए पूरी कोशिश करना, पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो रुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए वो रुकेगा नहीं। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा, इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए, इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए। अब उसका डिजायर क्या था जी? उसका डिजायर था एक अच्छी नौकरी पाना, माँ बाप के सपने को पूरा करना, है ना। तो ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया कि अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी वांट को पूरा करने के लिए पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। कुछ भी हो जाए वो मेहनत करना छोड़ेगा नहीं,
लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए। उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ जाएगा मात्र 15 दिन में बने इंस्पेक्टर है। ऐसे ऐसे थंबनेल के पीछे नहीं भागेगा। उसको पता है, उसका दिमाग इतना होना चाहिए कि भैया साल, सवा साल, 1.5 साल अपने स्तर के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार मुझे देना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ऐसी जल्दी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, कुछ भी हैपन होता रहे, मेहनत करने से वो कभी मना नहीं करेगा। मेहनत करने से वो कभी मना नहीं करेगा। वो कभी भूलेगा नहीं, वो कभी फॉरगेट नहीं करेगा, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। वो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा कि अपने घर वालों को एक प्रॉमिस करके आया, वादा करके आया कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। क्लियर हो गया? बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी बना के आपके दिमाग में वर्ब डालने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है? ऐसा सीम हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी डिजायर को, अपनी वांट को पूरा करने की पूरी ट्राई करेगा, पूरी एंडेवर करेगा। रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, मेहनत करनी छोड़ेगा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं मचाएगा कि फेल हो जाए। कुछ भी होता रहे, मेहनत करने से मना नहीं करेगा, मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा कि वो वादा करके आया कि मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। ऐसे ही जरा इन वर्ब को देख लीजिए। इसके लिए एक और छोटी सी मजाकिया कहानी। मान लो कि आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है? क्रिकेट देखना, खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है। टेनिस आपको अच्छा नहीं लगता, आपके लिए बोरिंग गेम है, टुक टुक इधर से एक बॉल, टुक टुक टुक, कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं आपकी नज़र में उसमें। आपके एक दोस्त को टेनिस बहुत पसंद है, वो आपको बार बार कहता है यार टेनिस देखने चलते हैं, टेनिस देखने चलते हैं, तो बार बार बहाने मारता है। तो ऐसी कुछ कहानी है, ठीक है? जिस चीज को आप डिटेस्ट करते हो, माइंड करते हो, रिजेंट करते हो, तीनों का मतलब होता है किसी से आपत्ति होना। जैसे होता ना कि तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, विल यू माइंड, विल यू माइंड आर कमिंग लेट, हमारे लेट आने को तुम माइंड तो नहीं करोगे या माइंड करोगे। ऐसा जिस चीज को आप डिटेस्ट करते हो, माइंड करते हो, रिजेंट मतलब नफरत होता है किसी से। जिस चीज को आप डिटेस्ट करते हो, माइंड करते हो, रिजेंट करते हो, पूरी कोशिश करते हो कि उसको आप अवॉइड कर दो। तो आज जैसा कि अपनी कहानी में क्या है, आपको टेनिस देखना अच्छा नहीं लगता, तो उस चीज को आप डिटेस्ट करते हो, माइंड करते हो, रिजेंट करते हो, तो पूरी कोशिश करते हो कि अवॉइड कर दूं, बात ही ना छिड़ने दूं ऐसी। जब भी टॉपिक शुरू होता है उस टॉपिक को वहीं की वहीं बंद कर देते हो, बहाने बनाते हो, अरे यार उस दिन तो ये है, उस दिन तो मुझे वहां जाना है। रजिस्ट करने की कोशिश करते हो, रोकने की कोशिश करते हो, मिस करने की कोशिश करते हो, अरे यार उस दिन तो ये हो जाएगा, मैं मिस कर दूंगा। प्रिवेंट यानी होने से रोकना, ऐसी कोई सिचुएशन ही बनने से रोकने की कोशिश करते हो। बार बार डेफर करते हो, डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो यानी टालना। बार बार डेफर करते हो, डिले करते हो, पोस्टपोन करते हो यानी टालने की कोशिश करते हो। फिर आपके उस दोस्त ने कहा यार मेरी सिचुएशन भी तो कंसीडर कर, मुझे क्रिकेट उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं तेरे साथ जाता हूं ना, मेरी सिचुएशन भी तो कंसीडर कर, तेरे को अकेला ना फील हो, मैं भी तेरे साथ जाता हूं, तो तू मेरे साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा बात है तो यार टिकट के पैसे मैं दे दूंगा, अगर वो बात है तो, है ना? तो आपने उसकी बात को कंसीडर किया। आप मैच देखने चले गए, मैच देखने चले गए। शुरू में आपको लग रहा था बड़ा बोरिंग होगा, शुरू में आपको लग रहा था बड़ा बोरिंग होगा, वहां पे मैच चल रहा भैया सानिया मिर्जा का, है ना? तो आप मैच देखने लगे, तो आप मैच में एंगेज हो गए, मैच देखने लगे तो मैच में एंगेज हो गए। आपने माना, आपने माना कि भैया चीज तो एक नंबर की टेनिस, आपने एडमिट किया कि एक नंबर की चीज है टेनिस। आप अप्रिशिएट करने लगे, ठीक है, एडमायर करने लगे कि वाह भैया क्या चीज बनाई ऊपर वाले ने। फिर आपने प्रपोज कर दिया, इस बार तो टेनिस को नहीं, इस बार आप जैसे ही मैच खत्म हुआ आपने सानिया मिर्जा को प्रपोज कर दिया। फिर उसने बोला तुझे पता ना है मैं 3 बच्चों की मां हूं, उसने रैपट जड़ दिया। तो वो जो थप्पड़ था, वो जो थप्पड़ था, बेसिकली आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप अपनी इस गलती के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो। बार बार आपको याद आता है, रिकलेक्ट करना, याद आना, बार बार आपको याद आता है, रिमेंबर होता है, और आप अपने दोस्तों को सलाह देते हो कि भैया ऐसा रिस्क तुम मत लेना, रैपट पड़ते हैं इसमें। तो एक छोटी सी मजाकिया स्टोरी जिससे आपको एक कुछ वर्ब दिमाग के अंदर बैठे। ये ऐसी वर्ब है जिनके साथ इन्फिनेटिव आते हैं, ये ऐसी वर्ब है जिनके बाद जिरंड आते हैं। कुछ वर्ब इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे येलो से लिखी हुई, ये क्यों येलो से लिखी है अभी बताता हूँ। पहले आप इन पर आने वाले एक बार सवाल देखो, एक बार ये सेंटेंसेस है, इनको देखो एक बार, करो
फिर उन वर्ब की बात करेंगे जो येलो से लिखी हुई है। हाँ जी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो समझ पा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो समझ पा रहा है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ही सीम्स टू अंडरस्टैंड। सीम के साथ क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन या ज्वाइनिंग अमन्स बैच, उसने डिसाइड कर लिया कि वो उनका बैच ज्वाइन करेगा, फ्यूचर में करेगा। इन्फिनेटिव आ गया। ही डिजायर्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो इच्छा करता है कि वो एक डॉक्टर बने, डिजायर करेगा, आगे चल के बनेगा। इन्फिनेटिव आ गया। दे वॉन्ट टू वॉच अ हॉलीवुड मूवी, इच्छा कर रहे हो, आगे चल के ये काम हो पाएगा, टू वॉच आ जाएगा। आई विल एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है पूरी ट्राई करना, मैं पूरी ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने की मेरे देश के लिए। ट्राई करोगे ऐसा कोई काम करने की, ट्राई टू डू। बच्चे जो हैं हरिड, उन्होंने जल्दी मचाई, जो उनके प्रेजेंट जो उनको गिफ्ट्स मिले थे उनको ओपन करने। हरी टू डू समथिंग। ही फेल्ड टू अनलॉक या अनलॉकिंग द डोर, फेल्ड टू डू समथिंग। ऑफिसर ने प्रॉमिस किया कि वो उस मुद्दे की छानबीन करेगा। टू लुक इनटू, फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। इन्फिनेटिव में भी फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती हैं, जिरंड में भी फ्रेजल वर्ब यूज हो सकती हैं ना। जैसे आप एक वर्ब का यूज करके इन्फिनेटिव बना लेते हैं, ऐसे एक फ्रेजल वर्ब का यूज करके भी इन्फिनेटिव जिरंड बनाए जा सकते हैं। रिजेंट माने होता है नफरत होना। मुझे नफरत है उसके दोस्तों से बात करने में। ठीक है। हैबिचुअल एक्शन। आप देख पा रहे हो कि जिरंड वाले जो ज्यादातर हैं वो हैबिचुअल एक्शन की तरफ इशारा करते हैं, मुझे नफरत है इस चीज से। ठीक। तो रिजेंट के साथ जिरंड आएगा। डिटेस्ट फिर से नफरत होना, मुझे अकेले मूवी देखने से नफरत है, तो डिटेस्ट के साथ भी जिरंड आएगा। वो अवॉइड करते हैं वहां जाना, वो अवॉइड करते हैं वहां जाना, अवॉइड डूइंग समथिंग। प्लीज एक्सक्यूज माई, प्लीज एक्सक्यूज माई टू इंटरप्ट इंटरप्टिंग यू। प्लीज मेरा ये जो आपको इंटरप्ट करना है इसके लिए माफी चाहूंगा। एक्सक्यूज का मतलब बेसिकली इसको माफ कर देना। मेरा ये जो इंटरप्ट करना है ना आपको, मेरा ये जो इंटरप्ट करने का एक्शन है इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एक्सक्यूज के साथ भी क्या आते हैं? जेरेंड आते हैं। प्लीज एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग, ये जेरेंड बनेगा इसलिए माई आ रहा है वहां पे। शी कांट रजिस्ट टू ईट स्लैश ईटिंग स्वीट्स, वो रजिस्ट नहीं कर सकती मिठाइयां खाने को। ठीक है। रजिस्ट के साथ भी जेरेंड आता है। शी ही दे प्रिवेंटेड मी, उन्होंने मुझे बचाया, उन्होंने मुझे सेव कर लिया उसके जाल में फंसने से, फ्रॉम फॉलिंग। वी शुड डिले, हमें डिले कर देना चाहिए वहां जाना, वी शुड डिले गोइंग देयर। यू शुड कंसीडर, तुम्हें कंसीडर करना चाहिए कंसल्ट करना एक डॉक्टर को, कंसल्टिंग।
हाँ जी, आई अप्रिशिएट, सॉरी वी अप्रिशिएट, हम अप्रिशिएट करते हैं आपका हमारी मदद करना इस प्रोजेक्ट में। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर देना लेट आने के लिए। रिकलेक्ट, याद कर लेना, आई रिकलेक्ट हिम, मुझे याद है उसका ऐसा कहना। आई सजेस्ट, अगर प्रीपोजिशन चैप्टर आपको याद है तो मैंने बताया था सजेस्ट के बाद जिरेंड आते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा उसको डॉक्टर के पास लेके जाना एज सुन एज पॉसिबल। अब आते हैं वापस उस पे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ वर्ब है, जैसे स्टॉप लिखी हुई है, रिमेंबर लिखी हुई है, फॉरगेट लिखी हुई है ना। इनको येलो से लिखा हुआ है, ये इनको येलो से लिखा हुआ है। आओ जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्फिनेटिव आप तब लगाते हो जब वो एक्शन फ्यूचर में होना होता है, और जेरेंड आप तब लगाते हो जब वो एक्शन साथ साथ हो रहा हो या पहले ही हो चुका हो। यही इस बात का आधार है। फॉरगेट के साथ इन्फिनेटिव कब लगाना है, फॉरगेट के साथ जेरेंड कब लगाना है, रिमेंबर के साथ इन्फिनेटिव कब लगाना है और रिमेंबर के साथ जेरेंड कब लगाना है, उस बात का आधार वही बात है कि इन्फिनेटिव तब लगाते हैं जब एक्शन फ्यूचर में होना होता है, और जेरेंड तब लगाते हैं जब वो पहले ही हो गया होता है। आओ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो पहला सेंटेंस है, जो पहला सेंटेंस है, मैं आपको एक और पहले हिंट दे देता हूं। देखो, एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि आप कोई काम करना भूल जाओ। जैसे मान लो कि मुझे खाना खाना था लेकिन आज लोड इतना आ गया, पहले कुछ फाइल बनाने लग गया, फिर अचानक से कोई गेस्ट आ गए, मिलने आ गए, उनके साथ बैठ गया, चाय वाय पी ली, बस, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर शाम को याद आया, अरे यार खाना तो खाया ही नहीं, आई फॉरगॉट टू हैव लंच, मैं लंच करना ही भूल गया। एक तो सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भैया मान लो मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं और मुझे पता है कि आज कोई सेमिनार होना है लंच वाले टाइम पे, वो अटेंड करना है मुझे, तो मैंने सुबह ही कर लिया, 10 बजे ही खाना खा लिया मैंने जो लंच बॉक्स में लेके आया था, 10 बजे खाना खा लिया। ठीक, फिर भैया वो सेमिनार वगैरह हुआ, और या कह लो कि वो सेमिनार बाय चांस कैंसिल हो गया, और सारे लोग लंच का वो टिफिन विफिन उठा के जा रहे हैं, उनको तो सेमिनार अटेंड करना ही था, मैं भी अपना टिफिन उठा के चल दिया। तो फिर याद, अरे यार तो भूल ही गया, तो लंच तो मैंने सुबह ही कर लिया आज। ऐसा होता है ना बहुत बार ये चीज। चलो लंच में तुम्हें लग रहा हो ऐसा कैसे हो सकता, भूल जाए कोई आदमी खाना खा के। दवाइयां, डॉक्टर मान लो 1 हफ्ते की दवाई देता है, तो होता ना यार आज की दवाई मैंने ले ली कि नहीं ली। होता है, ये तो हुआ होगा जीवन में, सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। फिर आप दिन गिनते हो, अच्छा डॉक्टर के पास किस दिन गया था, इस गोली के पत्ते में से कितनी गोलियां निकली हुई हैं, करते हो ना ये काम। तो अगर आप कोई काम करना ही भूल गए तो इन्फिनेटिव आएगा। आपने वो काम कर लिया लेकिन ये बात भूल गए कि काम कर लिया, वो हो चुका पास्ट में वो काम, लेकिन आप भूल गए, करके भूल गए, तो जिरंड आएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है, एक ट्राई आप करिए फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, ही फॉरगॉट टू हैव लंच एंड ओपन हिज लंच बॉक्स अगेन। अगेन से पता चल रहा है कि टिफिन एक बार पहले भी खुल चुका है, हाँ क्या ना। तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये कहना चाह रहा है कि भैया वो लंच खा चुका था और ये बात भूल गया वो। तो यहां पे आप लिखोगे ही फॉरगॉट हैविंग लंच, उसने लंच कर लिया, वो ये बात भूल गया। और ही फॉरगॉट हैविंग लंच एंड रिमेन्ड हंग्री होल डे, और पूरा दिन भूखा रहा। साफ साफ लिखा हुआ पूरा दिन भूखा रहा से पता चल गया कि उसने लंच नहीं किया। पूरा दिन भूखा रहा इस बात से पता चल गया कि उसने लंच किया ही नहीं, यानी वो लंच करना भूल गया। उसको जो लंच करना था आगे फ्यूचर में वो करा ही नहीं उसने। ही फॉरगॉट टू हैव लंच। सेम बात यहां पे रिमेंबर के लिए, सेम बात रिमेंबर के लिए। देखो, आई रिमेंबर टू कॉल यू व्हेन आई वाज इन दिल्ली। मान लो आपका कोई बंदा मिला
अरे भाई साहब तुम तो बिल्कुल बदल गए यार, कॉल ही नहीं करते, ये वो फलाना दिगड़ा। कैसी बात कर रहा है यार? मुझे बढ़िया से याद है, मैंने तुझे कॉल किया था जब मैं दिल्ली में था। जब मैं दिल्ली में था ना, मैंने तुझे कॉल किया था, ये बात मुझे याद है। पास्ट में आपने एक एक्शन किया, पास्ट में आपने एक एक्शन किया और ये बात आपको याद है। पास्ट में आपने एक एक्शन किया और ये बात आपको याद है, यानी ये काम, या कह रहे हो कि मुझे याद है मैंने ऐसा किया था, ये काम पहले हो चुका, तो आप यहां पे जरण लगाओगे। आई रिमेंबर कॉलिंग हिम एंड विल डू सो एट 12 AM। मान लो कि आपके किसी रिलेटिव का बर्थडे है ना, आपकी वाइफ बार बार बोल रही है फोन, मतलब बार बार बोल रही है उसको बर्थडे विश कर देना, उसको बर्थडे विश कर देना, उसको बर्थडे विश कर देना। अरे भगवान मुझे याद है, अरे मुझे याद है, मुझे याद है कि मुझे उसको कॉल करना है, और ये मैं 12 बजे कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये काम आपको याद है कि आपको ये काम फ्यूचर में करना है, आपको याद है कि ये काम आपको फ्यूचर में करना है, तो टू कॉल। क्लियर हो गया? कुछ वर्ब ऐसी थी जिनके बाद इन्फिनेटिव भी आ सकता है, जेरेंड भी आ सकता है। कुछ वर्ब ऐसी आपको लिखवाई जिनके बाद इन्फिनेटिव भी आ सकता है, जेरेंड भी आ सकता है, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है, कौन सा कब लगाते हैं, आपको बता। ऐसी स्टॉप वर्ब को देख लो, स्टॉप का फंडा थोड़ा सा अलग है। अगर आप स्टॉप के साथ जेरेंड लगाते हो तो मतलब होता है कि वो काम आपने बंद कर दिया, दे स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है। और स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव लगाते हो तो उसका मतलब होता है कि कोई बंदा रुका कुछ करने के लिए, यानी पर्पस बताने लग जाता है वो। ट्राई करना एक बार। हाँ जी, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। अगर स्मोक के साथ मतलब स्टॉप के साथ आपने जेरेंड लिख दिया तो इसका मतलब वो काम करना इसने बंद कर दिया। ठीक है। आपने क्या लिख दिया कि उसने स्मोक करना बंद कर दिया, उसने सिगरेट बीड़ी वगैरह पीना बंद कर दिया एक दुकान के पीछे, इसलिए उस ताकि उसके पिताजी उसको देख ना पाए, मतलब उसको सिगरेट तो छोड़नी थी। उसने सोचा एक काम करता हूँ, किसी दुकान के खोखे के पीछे चला जाता हूँ। ठीक है। किसी दुकान के पीछे चला जाता हूँ ताकि मुझे सिगरेट छोड़ते हुए कोई देख ना पाए, ये कहना है। क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है? कोई दुकान के पीछे क्यों जाएगा? पापा ना देख लें जब उसको सिगरेट पीनी होगी, है ना। तो वो रुका स्मोक करने के लिए, ये मीनिंग देना था। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ही स्टॉप्ड टू स्मोक, यानी वो रुका स्मोक करने के लिए, वो रुका स्मोक करने के लिए एक दुकान के पीछे, ताकि उसके पिताजी ना देख लें उसको, नहीं तो धैर एपट धैर एपट। हाँ जी। और ही स्टॉप टू स्मोक लास्ट ईयर एंड ही इज हेल्दी नाउ। वो रुका था, वो यहाँ पे रुका था, इस रोड पे, यहाँ पे निशान सा ये बना हुआ है, यहाँ पे रुका था पिछले साल स्मोक करने के लिए एक बार, और तब से हेल्दी है, मस्त। दिन की 4 डब्बी फूंक रहा फिर भी हेल्दी है, ये कहना चाहते हो क्या? अरे हेल्दी है इसका मतलब क्या है? स्मोक छोड़ दिया उसने, स्मोक करना बंद कर दिया, कोई एक्शन बंद कर दिया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? स्मोकिंग लगाना पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी। थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू। नेक्स्ट पे आ जाइए। सबसे पहले अपन ने पार्टिसिपल वाले एरर देखे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। फिर हमने जिरेंड पे बनने वाले सवाल देखे। अब अपन अपना इन्फिनेटिव वाला पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ये इन्फिनेटिव पे बनने वाले सवाल है। इन्फिनेटिव पे छोटे छोटे काफी सारे रूल्स हैं। जैसे अगर दो इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े हों, अगर दो इन्फिनेटिव कंजंक्शन से जुड़े हों तो दूसरे वाले में टू लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। जैसे दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां जाएंगे और रुकेंगे, उन्होंने डिसाइड किया वहां जाना और रुकना। अब आप देख पा रहे हैं तो एंड कंजंक्शन से आप ये दो इन्फिनेटिव जोड़ना चाहते हो,
इस एंड कंजंक्शन से आप ये दो इन्फिनेटिव जोड़ना चाहते हो, दोनों के दोनों ही डिसाइड वर्ब के ऑब्जेक्ट बनेंगे। इस बात में कोई समस्या? जब आप किसी कंजंक्शन से, खास करके एंड ऐसी कंजंक्शन से, एंड हो गया और हो गया, इस टाइप की कंजंक्शन से जब आप दो इन्फिनेटिव को जोड़ते हो तो दूसरा वाले के आगे जो टू लिखा हुआ है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड हो जाता है, इस टू को मत लिखो। इसके लिए जो बुक्स में वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे बेयर हैंड्स, मान लो एक तो किसी से ढके हुए हो, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हो, और नंगे हाथ तो बेयर हैंड्स, तो इन्फिनेटिव का टू उड़ा दिया तो नंगा सा ही हो गया बेचारा, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज होता है बेयर इन्फिनेटिव। कि अगर दो इन्फिनेटिव किसी कंजंक्शन से जुड़े हों तो बाद वाले को बेयर फॉर्म में यूज किया करो, बेयर फॉर्म में यानी बिना टू के यूज किया करो। अब यही जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें और इसमें दोनों में यूज होगा। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूं। हाँ जी। दे ऑर्डर्ड अस टू स्पीक द ट्रुथ और टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया कि भैया या तो सच बोलो। उन्होंने हमें आदेश दिया या तो सच बोलो या फिर परिणाम भुगतो। अब ऑर्डर डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। आप देख पा रहे हैं तो ये वाले जो दोनों इन्फिनेटिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहे हैं। ये वाले जो दोनों इन्फिनेटिव हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने काम कर रहे हैं, और इन दोनों के बाद एक एक नाउन लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इन दोनों के बाद एक एक नाउन लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव बनने का काम कर रहा है, और आपकी कंजंक्शन। उन्होंने हमें ऑर्डर दिया या तो बोलो या भुगतो, या तो बोलो या भुगतो। अब टू स्पीक का आपने एक ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऐसे फेस का ऑब्जेक्ट लिख लिया, लेकिन कनेक्ट ये दो चीजें हो रही हैं, टू स्पीक और टू फेस, ऑप्शन ये दोनों है, या तो बोलो या भुगतो। अब फिर से वही बात, कंजंक्शन से जब दो इन्फिनेटिव ज्वाइन होते हैं तो बाद वाले के साथ आपको टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको बेयर फॉर्म में लिखिए। ऐसी इट इज बेटर टू स्टडी देन सिट आइडल। पढ़ना अच्छा है खाली बैठने से, पढ़ना अच्छा है खाली बैठने से। अब ये देन भी तो कंजंक्शन होती है, इन दोनों चीज को जोड़ रही है। पढ़ना अच्छा है खाली बैठने से, फिर से वही बात कि ये जो टू है ये ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर जी, ये कुछ वर्ड्स हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर। इनको बोलते हैं अपन सूडो मॉडल। सूडो मॉडल, झूठे मॉडल्स, यानी बेसिकली ऐसे शब्द हैं जो मॉडल होते नहीं है लेकिन मॉडल के जैसा काम करते हैं। इनका मतलब कुछ कुछ शुड वाला होता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, इस टाइप वाला ये मीनिंग आपको देते हैं। ठीक है, शुड बेटर, सॉरी, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, ये ऐसे शब्द हैं जो मॉडल के जैसा काम करते हैं। इसीलिए इनके बाद देखो लिखा हुआ है कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? बिना टू का इन्फिनेटिव। आप इसको बेयर इन्फिनेटिव कह लीजिए, वर्ब की बेस फॉर्म कह लीजिए। ठीक है, बहुत बार किताबों में, फॉरेन ऑथर की किताबों में, वो वर्ब की बेस फॉर्म के लिए बेयर इन्फिनेटिव वर्ड भी यूज कर देते हैं। वर्ब की बेस फॉर्म के लिए बेयर इन्फिनेटिव वर्ड का भी यूज कर देते हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन होती है। मेरे अकॉर्डिंग इस रूल में उनको लिखना चाहिए कि यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म का यूज किया करो, क्योंकि ये शब्द मॉडल की तरह से काम करते हैं। आओ सेंटेंस देखोगे और अच्छा समझ में आएगा। एक बार ये सेंटेंसेस देखिए, फिर मैं कराता हूं। वैसे ऐसा नहीं लग रहा कि लास्ट 2-3 क्लास बड़ी सुखी सी गई है? कुछ तो मुझे लगता है कि कोर्स आगे इतना आगे पहुंच गया है, उस वजह से वो जो कीटाणु टाइप के बालक थे वैसे नहीं आ रहे क्लास में। कुछ मैं भी थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आजकल थोड़ा कम झल रहा हूं, ऐसे लग रहा है थोड़ी सुखद सुखद सी जा रही है क्लास। बड़ा एक प्यारा सा मधुर सा फ्लो बना रहता है क्लास में।
ठीक लग रहा है। कोशिश करूंगा कि अगले जो लाइव बैचेस होंगे मेरे, उनके अंदर और थोड़ा सा शांति से चलें हम, ना किसी को डांट डपट करें बिना मतलब। बिना मतलब तो खैर नहीं करता, लेकिन हरकत पे भी डांट डपट कम ही करें। हाँ जी। अब देखो हमारा दिमाग क्या कहेगा, हमारा दिमाग कहेगा कि हेड के साथ V3 आता है, इसलिए हमें सुनने बोलने में बहुत अच्छा लगेगा। हमारे दिमाग में तो हमने तो ये देखा ना, हैड गॉन, हैड अचीव्ड, हैड कंप्लीटेड, हैड अराइव्ड, हमने तो हैड के साथ V3 देखा है। लेकिन अगर आप ये समझ लो कि ये जो शब्द हैं हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर, ये कह लो कि मॉडल के जैसा काम करते हैं। इसको आप ऐसे मत मानो कि ये हैड अलग है। इस पूरे को आप मॉडल के जैसा काम करने वाला शब्द अगर मान लो, अगर आपका दिमाग इस बात को सुनने मानने के लिए तैयार हो जाए, दे हैड बेटर गॉन देयर बाय बस विद राजेश, उन्हें बस से जाना चाहिए राजेश के साथ, है ना, बस से जाएं तो बढ़िया हो, इस टाइप का इनका मतलब होता है कि अगर बस से जाएं राजेश के साथ तो अच्छा रहे। तो यहां पे ये जो हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर है, मॉडल की तरह से काम करता है। और मॉडल के बाद क्या आती है जी, वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे गो आता है। अब ये सुनने बोलने में आपको अब अजीब लगने लग जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग तो हेड के बाद V3 के लिए तैयार था और यहाँ पे बेस फॉर्म आ रही है, इसी वजह से एरर आता है, क्योंकि आपको अजीब लगेगा। यू वुड बेटर नॉट टू लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा होगा अगर तुम उस अपॉर्चुनिटी को लूज ना करो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लूज नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। तो अब तुम्हें पता है कि ये वुड बेटर, वुड रादर तो मॉडल की तरह से काम करते हैं, कोई मेन वर्ब तो होते नहीं, तो आगे मेन वर्ब तो लिखोगे, वहां पे वुड बेटर लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनेटिव लगा दिया, कोई मेन वर्ब भी नहीं आई सेंटेंस के अंदर, हाँ कि ना। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस टू को हटाना पड़ेगा, या ऐसे लिख देता हूं, यू वुड बेटर नॉट लूज। मेरी बात आ रही है समझ में? दो प्रकार के एरर बन सकते हैं इस पे, दो प्रकार के एरर बन सकते हैं इस पे। क्या एरर बन सकते हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर के बाद या तो क्या करेगा, V3 लिख के दे देगा, हैड वालों के साथ तो V3 लिख के देगा, क्योंकि आपको मन करता है हेड के बाद V3 लगाने का, और ये वुड वालों के बाद इन्फिनेटिव लिख देगा, फिर तो वर्ब ही नहीं आई, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, किताबों में यहाँ पे लिखा होता है कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस फॉर्म कहना चाह रहे हैं। बहुत बार फॉरेन ऑथर की अगर आप किताबें कभी जीवन में पढ़ोगे, हालांकि जरूरत नहीं है आपको, कंपटीशन के लिए तो जरूरत नहीं है, तो वहां पे बहुत बार वर्ब की बेस फॉर्म के लिए बेयर इन्फिनेटिव शब्द का यूज करते हैं। तो वो लिखना चाह रहे थे वो बेस फॉर्म, उन्होंने, उनके वहां चलता है, समझने वाला समझ लेगा अपने आप, उन्होंने बेयर इन्फिनेटिव लिख दिया, हमने टाप दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये बेयर इन्फिनेटिव है, अगर ये बेयर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव तो कभी मेन वर्ब होते नहीं, वो तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इन्फिनेटिव जेरेंड पार्टिसिपल ये मेन वर्ब तो बनते नहीं, तो फिर इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहां है? अगर मैं किताबों की, अपने अपने वाली किताबों की बात मान लूं, तो वो लिखाते हैं हैड बेटर, हैड रादर, वुड बेटर, वुड रादर के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। अब ये बात तो पता होगी ना कि इन्फिनेटिव मेन वर्ब नहीं बन सकते, इन्फिनेटिव एडवर्ब का काम कर सकते हैं, नाउन का काम कर सकते हैं, एडजेक्टिव काम कर सकते हैं, मेन वर्ब तो कभी नहीं बनते वो, भले बेयर इन्फिनेटिव, मेन वर्ब तो बनेगा नहीं, तो फिर इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहां है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि शायद यहां पर बेयर इन्फिनेटिव ना कह के, बेयर इन्फिनेटिव सही शब्द ना, बेयर इन्फिनेटिव ना कह के, क्योंकि वो सही शब्द नहीं है, आपको बेस फॉर्म कह लो तो बेहतर रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर स्ट्रक्चर ऐसा बन जाए कि यहां पे इनके बाद वर्ब आने की बजाय कोई और नाउन या प्रोनाउन लिख दिया जाए, अगर इनके बाद वर्ब आने की बजाय कोई और नाउन या प्रोनाउन लिख दिया जाए, ठीक है, उस केस में आपको यहां पे V2 डालना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन की बात करने लग जाए। कंडीशनल चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। इस सेंटेंस का मतलब है आई वुड रादर यू विन द रेस, काश मेरी जगह, इस सेंटेंस का मतलब काश मेरी जगह तुम रेस जीत जाओ, काश मेरी जगह तुम रेस जीत जाओ, इस सेंटेंस का मतलब ऐसा है। या ही वुड रादर यू, उसकी बजाय काश तुम रेस जीत जाओ, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है। आई वुड रादर यू विन द रेस का मतलब काश मेरी जगह तुम रेस जीत जाओ। तो ये कोई रियलिटी नहीं होता, इमेजिनेशन को दिखाने लग जाता है, और इमेजिनेशन के लिए V2 का यूज होता है।
ये अपन पढ़ेंगे अगर आपको याद हो। सब्जंक्टिव मूड अभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपको? सब्जंक्टिव मूड कंजंक्शन वाले में डाल दिया कि नहीं डाल दिया, मेरे को चेक करना पड़ेगा भाई, है ना, भूल रहा हूं मैं अभी। तो कंडीशनल चैप्टर के अंदर ये चीज आपकी हो जाएगी कि यहाँ पे V2 क्यों है। इमेजिनेशन के लिए V2 का यूज करते हैं, और नहीं तो ये तो याद पढ़ रखा होगा, कभी जिंदगी में सुना होगा, इफ आई वर अ बर्ड, ये तो सुना होगा। इफ आई वर अ बर्ड सुना है ये, आई के साथ इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी हूं, तो वहां पे V2 का यूज करते हैं ना। तो इमेजिनेशन के लिए V2 का यूज करते हो, ये कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अगला रूल आपको लिखा हुआ मिलेगा, अगला रूल आपको लिखा मिलेगा कि डू की फॉर्म हो, डू डज डिड वगैरह ये सब लिखी हो, डू डज डिड वगैरह लिखी हो, उसके साथ जब नथिंग बट आए तो आगे बेयर इन्फिनेटिव लगाना, ठीक है। अब अगर ये एक ही इतनी लाइन की बात होती, अगर ये इतनी होती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर ये इतनी होती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसको तो 1 मिनट में समझ सकते हैं, है ना। लेकिन एक बार इन पे भी नजर मारना, एक बार इन पे भी नजर मारना जरा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बुक्स में सिर्फ इतना दिया होता है, डू की फॉर्म के लिए बताया होता है, बाकियों के लिए नहीं बताया होता कि बाकी केस में क्या करना है। मैं इसको आपको लॉजिकली समझाने की भी कोशिश करूंगा, एक ट्राई आप करो, देखते हैं, सोचते हैं। हाँ जी, देखो, इस वाले को तो समझना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, आपने पढ़ी रखा, डू डज डिड डू की फॉर्म के बाद आगे वर्ब की बेस फॉर्म आती। ही डज नॉट वेंट टू स्कूल, ही डज नॉट गोन टू स्कूल नहीं हो सकता ना, ही डज नॉट गो टू स्कूल ही लिखना पड़ता है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही लिखना पड़ता है। डू डज डिड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो आप जानते हो, है ना। और अभी आपको बताया, बहुत बार ना ये कहना चाह रहे होते हैं बेस फॉर्म, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव लिख देते हैं रूल्स के अंदर। तो यहाँ पे आप इस वाले को ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम कर रहा है, डू डज डिड। आगे आपको मेन वर्ब चाहिए, ये नथिंग बट को आप भूल जाओ, इसका मतलब है दे डिड नथिंग बट वॉच हॉलीवुड मूवीज, का मतलब है उन्होंने कुछ नहीं किया हॉलीवुड मूवीज देखने के सिवाय, सारा दिन हॉलीवुड मूवीज ही देखते रहे, ऐसा इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। नथिंग बट से आगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नथिंग बट से आगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नथिंग बट को आप आगे डिसाइड करने में रोल मत समझिए, आप सिंपली इधर देखो, डू डज डिड आ रहा है, इनके बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया, वॉच लगा दी, ठीक है। अब बुक्स में तो सिर्फ डू डज डिड के लिए दिया होगा, लेकिन क्या ये सेंटेंस नहीं हो सकते? ऐसे सेंटेंस भी खूब हो सकते हैं। तो यहां पे इस केस में क्या लगाओगे, सिंपली उस वर्ब को देखो, वॉन्ट वर्ब के बाद क्या आते हैं, इन्फिनेटिव आते हैं, जेरेंड आते हैं, क्या आते हैं, दे वॉन्ट नथिंग बट टू स्लीप पीसफुली, वो कुछ नहीं चाहते शांति से सोने के सिवाय, वो चाहते शांति से सोने को मिल जाए। वॉन्ट के बाद क्या आता है, इन्फिनेटिव आता है। दे एंजॉय नथिंग बट वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, कि भैया उनको और किसी चीज में मजा नहीं आता हॉलीवुड मूवी देखने के सिवाय। एंजॉय वर्ब के साथ क्या आएगा, एंजॉय के साथ तो एक्शन साथ साथ होगा, तो जेरेंड आएगा। दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ नहीं करेंगे उनके एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के सिवाय, भी उससे नीचे कुछ नहीं, डिस्ट्रॉय करेंगे अब तो। डिसाइड के बाद क्या आते हैं, इन्फिनेटिव आते हैं। मेरी बात आ गई समझ में? ये जो नथिंग बट वाले स्ट्रक्चर हैं, ये जो नथिंग बट वाले स्ट्रक्चर हैं भैया, इसमें परेशान मत होना, जबरदस्ती इसमें ग्रामर इन्वॉल्व मत करना, वरना और बहुत पजल हो जाओगे, ठीक है। सिंपली आप ये सोचो कि इसका ग्रामर आंसर से लेना देना नहीं है, मीनिंग में बस इसको समझो। वो कुछ नहीं करते मूवी देखने के सिवाय, उन्हें कुछ नहीं चाहिए शांति से सोने के सिवाय, वो कुछ, उनको किसी चीज में मजा नहीं आता हॉलीवुड मूवी देखने के सिवाय। उन्होंने डिसाइड किया भी इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, यानी डिस्ट्रॉय करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय करना है हमें, तो ऐसे इनके मीनिंग है।
और सिंपली इस साइड पे क्या आएगा उसके लिए आप चेक करो कि नथिंग बट से पहले क्या लिखा हुआ है। डू डज डिड के बाद बेस फॉर्म आती है, वांट के बाद इन्फिनेटिव आता है, एंजॉय के बाद जेरेंड आता है, डिसाइड के बाद इन्फिनेटिव आता है। सीधा सीधा आपके पास आंसर तैयार है। बोलो जी, आया समझ में? अगले रूल पे आ जाइए। एक ये स्ट्रक्चर है जी, कांट हेल्प। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। जैसे सेंटेंस है, वी कांट हेल्प टू लाफ लाफ लाफिंग एट हिम। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, स्कूल से आ रहे थे आप, अचानक से उसका पैर फिसला और वो नाली में गिर गया। होना तो ये चाहिए आपका दोस्त नाली में गिर जाए, आपको बुरा लगे, लेकिन हंसी आ जाती है कई बार। तो भाई यार मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। आपने मान लो कोई ऐसे बंदा देख लिया, कोई बूढ़ा आदमी बेचारा 80 साल की उम्र में केले बेच रहा, रिक्शा चला रहा, तो उसकी स्थिति देखकर, उसकी बातें सुनकर आपको रोना आ गया। आप कह रहे हो कि मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाया। ऐसे मीनिंग देने के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है। इसको सिंपली याद करना पड़ेगा बच्चे आपको। कांट हेल्प के बाद अगर बट लगाते हो तो आगे आता है बेयर इन्फिनेटिव। याद करना आसान है, वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है। बी से बट होता है, कांट हेल्प के बाद बट लगाओगे तो आगे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, यानी बिना टू वाला इन्फिनेटिव आएगा। और अगर बट ना लिखो तो आगे जिरंड आएगा। वी कांट हेल्प बट लाफ, वी कांट हेल्प बट लाफ एट हिम। बेसिकली हम रोक नहीं पाए खुद को उस पर हंसने से। और वी कांट हेल्प लाफिंग एट हिम। बी से बट, बी से बेर इन्फिनेटिव, बी से बट, बी से बेर इन्फिनेटिव। बट आए तो बेर इन्फिनेटिव लगाना, बट ना आए तो जिरंड लगाना। ये आपको याद करना है। हाँ जी, बोलो जी, समझ में आ गया? चैप्टर चल रहा जी अपना एडवांस वर्क, जिसमें हमने पहली क्लास के अंदर पार्टिसिपल्स पर बनने वाले एरर देखे। आज दूसरी क्लास के अंदर हमने जेरेंड को कंप्लीट किया और काफी हिस्सा इन्फिनेटिव का भी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इन्फिनेटिव को पूरा करेंगे, साथ में कॉजेटिव वर्ब नाम से एक टॉपिक होता है उसको देखेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं अभी तक जितना था देखो वो इजीली पच जाता है। कल थोड़ा सा आपका एफर्ट लगेगा, कल यानी नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको थोड़ा सा जोर माइंड के ऊपर डालना पड़ेगा। ठीक है जी, एक छोटी सी चीज और, हो सकता है कि कल आपकी क्लास लगे, हो सकता है, वैसे तो थर्सडे को छुट्टी रखता हूं मैं, लेकिन हो सकता है कि कल आपकी क्लास लगे। ठीक है, मैं सैटरडे संडे छुट्टी ले लूं इस बार, अभी डिसाइडेड नहीं है। एक बार कल इस टाइम पे चेक करके देख लेना, कहीं आप सोचो कि छुट्टी है, पता चले बाद में क्लास हो गई। ठीक, चलो जी, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। लास्ट में किसी को कुछ पूछना है 5-7 मिनट तो पूछ लो भाई। एक बच्चा कह रहा था डाउट ले लो। मैं आपकी रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूं, एक बात पूछना है, प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ दे दो। विनीत भाई, अगर तुम्हें प्रैक्टिस क्लास की पीडीएफ ही नहीं मिल रही तो फिर तुम क्या ही क्लास देखते हो यार? हर एक वीडियो के नीचे पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है? हर एक वीडियो के नीचे पीडीएफ नहीं दिखती आपको? क्या मजाक कर रहे हो तुम भी? सर जी, आरसी की भी कोई क्लास है क्या? पहले ग्रामर पूरी हो जान दे बाबू, है फिर आरसी भी करेंगे। शांति रख ले थोड़ी सी। बोलो भाई, किसी को और को कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर इफ आई वर्ड वर अ बर्ड क्यों बोलते हैं? कंडीशनल में आएगा भाई, तब बता दिया जाएगा क्यों बोलते हैं। कंडीशनल चैप्टर का कॉन्सेप्ट है ये, थोड़े दिन रुक जा, कंडीशनल चैप्टर आने ही वाला है बस। अब बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्लास नोट्स भी एक नंबर है। थैंक यू जितेंद्र भाई। प्रीपोजिशन वाले लास्ट लेक्चर में टू लिव के बाद प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है?
कनेक्ट करना फंक्शन है शिवम भाई। दे डोंट हैव अ हाउस टू लिव इन, इन जो है वो लिव, ये जो टू लिव के अंदर ये जो लिव वर्ब है इसको कनेक्ट कर रही है हाउस के साथ। बाकी सब प्रीपोजिशन का जो फंक्शन था वही उसका कनेक्ट करना। तुम्हें दिक्कत इसलिए हो रही है कि लास्ट में अकेली सी प्रीपोजिशन कैसे रह गई, उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है ना। देयर वॉज नो चेयर टू सिट ऑन, इस ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, वो चेयर है। वर्ब की फॉर्म की पीडीएफ डाल दो, ये कहना चाह रहे हो क्या? डाली नहीं क्या अभी तक? मेरे अकॉर्डिंग तो डल गई भाई। वर्ब की फॉर्म की पीडीएफ सारे वर्ब के लेक्चर चेक कर, मेरे अकॉर्डिंग तो डली हुई है। नहीं डली हुई तो मैं भी अभी चेक करूंगा। लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 8, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास क्वेश्चन 8 मतलब पूरी बात तो लिख आर्यन भाई। जस्ट आस्ट यू वर, आधा सेंटेंस कहीं टाइप कर रहा है, आधा कहीं टाइप कर रहा है। एक बार कल वाला मिस्टर शर्मा सेंटेंस ब्रेक कर दीजिए, पूरा सेंटेंस लिख भाई, मुझे याद नहीं है, पूरा सेंटेंस लिख। वो कैब का क्विज डलवा दो, वो कैब के क्विज धीरे धीरे डल रहे हैं ना, पता है तुझे मनोज भाई, तुझे पता है कि धीरे धीरे डलने लग रहे हैं, लेकिन मजा आता है ना। मास्टर को थोड़ा सा उंगल करने में मजा आता है। तुम्हें पता है कि सिंोनिम एंटोनिम के डल गए हैं, अब उसके बाद दूसरे डलेंगे, धीरे धीरे हो रहा है काम। लेकिन नहीं, चलो कर लो भैया तंग। मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हो रही? मुझे नहीं पता भाई क्यों नहीं हो रही। भाई ये जो डाउट पूछ रहा था, ये एक लड़का मिस्टर शर्मा वाला सेंटेंस ब्रेक कर दो और ऊपर वाला पूरा डाउट अपना लिख दो, मैं बता दूंगा। ऐसे ना मेरा टाइम खराब कराओ ना अपना। जिस सेंटेंस में तुम्हारा डाउट है वो सेंटेंस भी टाइप करके नहीं रखा जा रहा तुमसे, कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब मेरे टाइम की तो तुम्हारी नजर में है। लास्ट 2 मिनट है भाई, 2 मिनट में अगर आपने अपना वो डाउट पोस्ट कर दिया तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर छुट्टी। मॉडल चैप्टर का डाउट है, लास्ट क्लास ऑफ वर्बेट, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वर इन। इसमें आपने करेक्शन बताया, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई मॉडल प्लस हैव, लेकिन लेफ्ट को बेस मानकर राइट में करेक्शन करे तो व्हेन द जज आस्क यू, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज। हाँ बच्चे वैसे भी ठीक हो जाएगा, वैसे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से ठीक किया जा सकता, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। जब जज तुमसे पूछे तुम कहाँ थे, अगर ये कहना है तो आस्क वाला एरर करेंगे, ठीक है। इसमें दोनों तरीके से ठीक करना पॉसिबल है, इसलिए पेपर में ऐसे स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा, पेपर में कोई और टाइप का सवाल आएगा, है ना। मिस्टर शर्मा बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर एक्सप्लेन्स ऑल द रूल्स कॉन्सेप्चुअली। अयान भाई कल भी तेरे से शर्मा ढंग से टाइप नहीं हो रहा था, कभी तू धर्मा टाइप कर रहा था, कभी तू ड्रामा टाइप कर रहा था। इतना मुश्किल है क्या ये शब्द लिखना? मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट है, ये बीइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टीचर कॉम्प्लीमेंट है, और ये कह सकते हो बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर, ये पूरा का पूरा फ्रेज है जो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह से काम कर रहा मिस्टर शर्मा के लिए। मिस्टर शर्मा के लिए आगे वर्ब आई एक्सप्लेन्स,
रूल्स इसका ऑब्जेक्ट है और कॉन्सेप्चुअली एडवर्ब मैनर है, ऐसे टूटेगा जी। आर्यन कह रहा फिर वो हैबिचुअल एक्शन हो, नहीं हैबिचुअल एक्शन नहीं होगा भाई, वेन लगा हुआ ना, जब ऐसा हो तब। तो मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना, यू नीड टू डू दिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तो ये कोई हैबिचुअल एक्शन थोड़ी हो गया। यू नीड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है जब जज तुमसे पूछे, तो कोई हैबिचुअल एक्शन नहीं हुआ ये। चलो जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि कल भी हो सकती है परसों भी हो सकती है, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं है, बता दूंगा मैं, मतलब कल इस टाइम पे चेक कर लेना एक बार। एडिटोरियल रीडिंग में दिक्कत है, अभी आज ही क्लास में तो बताया, शायद तेरे को ही बताया भाई, अभी आज की क्लास में तो बताया कि एडिटोरियल पढ़ने में जो दिक्कत होती है और बाकी में दिक्कत नहीं होती तो क्या करना, आज ही क्लास में तो बात हुई इस बारे में।